चलिए जेजेपी पर भी आ जाते हैं और जब जजपा की बात होती है तो आंकड़े हमारे पास हैं और आंकड़ों के हिसाब से अभी जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है वो यही बता रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर हार का सामना करना पड़ा था, अकेले चुनाव लड़ने की आपने बात कर दी है। तो ओपोनेंट्स की अगर बात करें तो आप सबसे ज्यादा मजबूत किसको देख रहे हैं? आप बीजेपी को देख रहे हैं, आप कांग्रेस को देख रहे हैं, आप INLD को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? त्रिशंकु विधानसभा है और हर सीट पर 3-3, 4-4 मजबूत कैंडिडेट होंगे और ये तो समय तय करेगा किसकी टिकट मिलेगी, किसकी टिकट कटेगी, क्या आंकड़े बढ़ेंगे और भविष्य क्या होगा। मैं ये बोलता हूँ कि आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई ऐसी सीट नहीं होगी जहाँ एक कैंडिडेट ही नैया पार करेगा। हर सीट पे मुकाबला होगा और बड़ा रोचक मुकाबला होगा। ज्यादा पार्टी है तो मुकाबला ज्यादा रोचक और ज्यादा अच्छा होगा, या लग रहा है कि जनता ही कंफ्यूज हो जाएगी कि हम कैसे चुनें? बिल्कुल, जहाँ ज्यादा पार्टीज आएगी वहाँ कैपेबिलिटी है कैंडिडेट की, वो कितनों को कन्विंस कर पाएगा। लेकिन कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है और क्या लग रहा है वापस आएंगे वो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? साथ छोड़ने वाले लोगों से याद आती है, आप कहते हैं कि कुछ कच्चे लालच में हमारे अपने छोड़ के चले गए, कुछ ऐसा वो क्या था? वो एक कोट था जो जब प्रोफेसर संपत सिंह जो सेकंड इन कमांड थे INLD के, वो चौटाला साहब को छोड़कर गए थे। तो उस समय चौटाला साहब महेंद्रगढ़ के अंदर थे और उनको आप जैसे प्रेस वाले माइक लगा देते हैं, ही वॉज नॉट अवेयर कि उनका सेकंड इन कमांड पार्टी छोड़ गया। तो उनके मुंह पे माइक लगा दिया। चौटाला साहब इज वेरी फ्लुएंट विद शेयर्स एंड एवरीथिंग। तो उनने कहा था एक छोटे से लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। तो ये तो समय है। चौधरी देवीलाल जी ने पता नहीं कितने लोगों को विधायक सांसद बनाया और अंतिम दिन तक उनके पास बड़े लिमिटेड लोग रुके। ये तो बदलाव अब राजनीति के अंदर आते रहते हैं। जो रीजनल पार्टीज लोगों को तैयार करती है, नेशनल पार्टीज उनको चोरी भी करती है। कई लोगों की ईर्ष्या होती है कि मैं स्टेट की राजनीति नहीं राष्ट्रीय राजनीति करूंगा, मगर एक फैक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रीजनल पार्टीज से नेशनल पार्टीज में गए लोगों का भविष्य नहीं है। आज हमारे पास 10 उदाहरण नहीं है जो रीजनल पार्टीज से जाकर नेशनल पार्टीज को लीड कर रहे हैं। शायद मैं तो अगर मानूं तो हेमंत बिस्वा है जो अपनी पार्टी से कांग्रेस में गए असम गण परिषद से और कांग्रेस से शायद बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बने। शायद दूसरा उदाहरण भी नहीं होगा। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी समझती है कि ये वो लोग हैं जो आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ते। ये वो लोग हैं जो समय से सिर्फ एक चीज सीखते हैं कि भी हम विधानसभा कैसे पहुंचे। मुख्य कारण तो मैं तो यही मानता हूं। अच्छा, ये बताइए, हरियाणा जाटलैंड है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो वो भी जाट समुदाय में, उस समाज में काफी लोकप्रिय हैं। आप भी जाटों के बीच जब जाते हैं तो काफी लोगों का लगाव है। तो क्या लगता है जो जाटों का वोट बैंक है वो भी यहाँ पर डाइवर्ट हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस तरह की बात है। देखो, जींद का व्यक्ति ये जानता है हुड्डा 10 साल राज में रहा और जींद को कुछ नहीं दिया। 1-1 फुट के गड्ढे थे, लाखन माजरा क्रॉस होता ही 4 लेन की सड़क 2 लेन से भी कम हो जाती थी। कलानौर क्रॉस करते भिवानी की सड़क छोटी हो जाती थी। इवन देन सोनीपत जिसको वो अपना कहते हैं, खरखोदा में सड़कें छोटी थी। ओवरऑल डेवलपमेंट पर भूपेंद्र हुड्डा ने कभी काम नहीं किया और ये तो आज कांग्रेस में भी गारंटी नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तो कुमारी शैलजा शायद उनसे ज्यादा कुमारी शैलजा और भूपेंद्र को लेकर मैं देख रही हूँ, हुड्डा जी को लेकर आप कई बार जिक्र कर चुके हैं। दोनों के बीच में कई बातें कही जाती है कि दो अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसका असर चुनाव में पड़ सकता है कि क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि एक गुट कुमारी शैलजा का कहा जाता है और एक हुड्डा का। इसी को मैं थोड़ा सा गुटबाजी कांग्रेस के अंदर छोड़िए, बीजेपी में भी बहुत है। कौन किसको टिकट दिलाएगा? तो मनोहर लाल जी के 5 PA भी, OSD भी टिकट की रेस में है। उनमें से किसको टिकट मिलेगी? पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल पार्टीज में तो लॉबिंग सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टिकट लेने का। मुझे लगता है हरियाणा की जब बात होती है तो खेल का भी जिक्र होता है और जब खेल शब्द का जिक्र होता है तो अपने आप हरियाणा वहां पर आ ही जाता है। विनेश फोगाट की अगर हम बात करें, ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा और जब उनको रिसीव करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे तो वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। आपको क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं फायदा उन्हें मिलेगा चुनाव में? देखिए, जहाँ आपने शुरू किया कि खेल हरियाणा का एक अहम हिस्सा है, पहले वहां से शुरू करते हैं। कर्नम महेश्वरी वॉज द फर्स्ट ओलंपियन जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। वो हरियाणा की बेटी नहीं थी, बहू थी
और उस समय के मुख्यमंत्री चौटाला साहब ने 25 लाख रुपए का चेक और एक फ्लैट उसको दिया। और उसके बाद एक सिस्टम बना और वो सिस्टम 1 करोड़ की गोल्ड मेडल की राशि को आज 6 करोड़ पे ले गया। और उसका नतीजा है कि 83% टू बी प्रिसाइज इस बार के ओलंपिक के मेडल हरियाणा के हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो 1 मेडल महाराष्ट्र लेके गया है, बचे सारे मेडल हरियाणा के हैं। और टीम स्पोर्ट्स के अंदर शूटिंग में दोनों हरियाणवी थे, हॉकी के अंदर हमारे 5 खिलाड़ी थे। तो मैं ये मानता हूँ हरियाणा बैकबोन है इंडियन स्पोर्ट्स की। मगर दुख भी होता है देखते हुए कि खेलो भारत का जब पैसा जाता है 680 करोड़ रुपया गुजरात को और 69 करोड़ रुपया हरियाणा को, वो भेदभाव भी देखने को मिलता है। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और बार नाम मैं लूंगी, और आप ये बताइए, यंगेस्ट तो वो भी हैं, यंगेस्ट आपके लिए भी कहा जाता है, कंपटीशन देखते हैं उन्हें? आज तो मैं उनके फादर से कॉम्पीट कर रहा हूँ। क्या वो कांग्रेस के नेता है, फेस है? अगर वो बनेंगे तो जरूर उनसे कंपटीशन करूंगा। जब मेरा मुकाबला उनके फादर से, तो मुझे उनकी चिंता नहीं। करेक्ट। एक जमाना था जब देवीलाल चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी के मतलब चुनावी मैदान में होने पर जो संदेश दे रहे हैं, पूरा एक मुश्त वोट उनके पास जाता था। आपके साथ थोड़ा सा वो फैक्टर अलग देखा गया, नाराजगी किसानों की रही और भी समुदाय से रही। उस नाराजगी की अब भरपाई कैसे जेजेपी की तरफ से होगी? नाराजगी भी तो अपने ही करते हैं, आप नहीं घर वालों से नाराज हो जाते हैं, मगर मनाते भी अपनों को ही है। कैसे मनाने का सिलसिला चल रहा है इन दिनों? चल रहा है, और मैं मानता हूँ बहुत हद तक लोग माने भी हैं। गुस्सा था, लोकसभा में निकाला भी, और गुस्सा भी अपने पे होता है। ये 2 करोड़ 4 लाख वोटर हैं, ये 2 करोड़ कोई तमिलनाडु से नए तो आने भी नहीं वाले, हरियाणा के रहने, हमने इनके बीच में रहना है, कोई एक बार चुनाव लड़के छोड़ना नहीं। अगर आपकी पार्टी की अगर हम बात करें, अगर हम बीजेपी को अलग लेकर बात करें, इंडिया अलायंस को अलग लेकर बात करें, और जो आंकड़े बता रहे हैं, तो फिर ओवरकम आप कैसे करेंगे? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, चाहे हम बीजेपी की ही प्रदर्शन की बात करें, अकेले होकर लड़ना, 2019 का वो समय भी हमें याद है, और अब हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो ओवरकम करने के लिए वो रणनीति क्या होगी? देखिए, लोकसभा 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ हम लड़े थे, 7-3 की हमारी शेयरिंग थी, और उस समय भी हमने सिर्फ एक हिसार के अंदर 3 लाख वोट लिए थे। और उसके बाद ये लोकसभा आए हैं। लोकसभा के अंदर हमेशा एक कल्चर रहा है, अलायंसेज हुए हैं तो यहाँ पर हम एमपीज जिता लाए, चाहे वो जनता दल की बात हो, चाहे वो उससे पहले लोकदल की बात हो, चाहे आईएनएलडी की बात हो। अलायंसेज नहीं हुए तो हमारे एमपीज जीते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता, हमने बसपा के साथ एक बार अलायंस किया तो 3-3 सांसद दोनों पार्टियों के जीते थे। तो ये दौर रहा है, नेशनल मुद्दों पर जब नेशनल पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़े जाते हैं तो वोट शेयर अलग होता है, और इंडिविजुअली रीजनल पार्टीज लड़ती है तो वोट शेयर अलग होता है। ये बताइएगा, क्योंकि बसपा की अगर हम बात करते हैं, कंपटीशन आप ही बोल रहे हैं तगड़ा है, एक पार्टी नहीं